आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके साथ इस करंट अफेयर्स के आज के वीडियो लेक्चर को शुरू किया जा रहा है। आज है 15 जनवरी 2025 और जो भी आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं उस पर डिस्कस करूंगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया? तो इसका शुभारंभ किया है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। दिल्ली से इसका उद्घाटन किया है। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की बात हो रही है तो इसके कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्यों को आपको जानना जरूरी है। इसका उद्घाटन दिल्ली में किया गया है अभी और इसकी स्थापना 4 अक्टूबर 2023 को हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं पल्ले गंगा रेड्डी। मुख्यालय है इसका निजामाबाद तेलंगाना में। इसका लक्ष्य है 5 साल में हल्दी का उत्पादन दुगना कर 20 लाख टन तक पहुंचाना। हल्दी को गोल्डन स्पाइस के नाम से जाना जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हल्दी उपभोक्ता और निर्यातक है। भारत की वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी 62% से ज़्यादा है। भारत विश्व की हल्दी का 70% उत्पादन करता है। उत्पादन और निर्यात में पहला राज्य तेलंगाना, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा कर्नाटक है। भारत से हल्दी के प्रमुख निर्यात बाजारों में, यानी कि भारत जो है हल्दी को निर्यात जो करता है उसके कुछ प्रमुख देश हैं जैसे कि बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और मलेशिया। यहाँ पर प्रमुख रूप से भारत के हल्दी को निर्यात किया जाता है। लकाडोंग हल्दी मेघालय में प्रसिद्ध है। भारत में हल्दी के लगभग 30 किस्मों का उत्पादन होता है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने $226.5 मिलियन मूल्य की 1.62 लाख टन हल्दी और हल्दी से बने उत्पादों का निर्यात किया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हल्दी का उत्पादन बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। अनुसंधान और विकास को बढ़ावा, गुणवत्ता संवर्धन, हल्दी के आवश्यक और चिकित्सीय गुणों के बारे में जागरूकता, सही उपज बढ़ाने और नए बाजारों में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए माल संग्रहण और आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने के उपायों पर गौर करेगा यह बोर्ड। इसके अलावा हल्दी उत्पादन और निर्यात की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का भी यह निर्धारण करेगा। किसने मिशन मौसम का शुभारंभ किया? तो नरेंद्र मोदी ने इस मिशन का शुभारंभ किया है। भारतीय मौसम विभाग का 150वां स्थापना दिवस के अवसर पर इसका शुभारंभ किया गया। धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री हैं। राजीव रंजन सिंह भारत के मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और पंचायती राज मंत्री हैं। जितेंद्र सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लक्ष्य से मिशन मौसम का शुभारंभ किया। मिशन मौसम की शुरुआत की जिसका उद्देश्य भारत को जलवायु स्मार्ट राष्ट्र बनाना और टिकाऊ भविष्य के प्रति देश की प्रतिबद्धता को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि मिशन मौसम टिकाऊ भविष्य और भविष्य की तैयारी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसके साथ ही उन्होंने मौसम संबंधी अनुकूलता और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए IMD विजन 2047, ये याद रखना चाहिए आपको, किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री ने किया है 150वें स्थापना दिवस के अवसर पे। 150 रुपये की विशेष स्मारक सिक्के और डाक टिकट भी प्रधानमंत्री ने जारी किए। मेघदूत मोबाइल ऐप भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का ऐप है जिसके माध्यम से स्थानीय भाषा में मौसम से संबंधित सूचनाएं दी जाती हैं। इसके अलावा फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को भी सूचनाएं दे रहा है। हमारे यहाँ जो फ्लश फ्लड गाइडेंस सिस्टम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IMD की ये पहल है जिसकी शुरुआत की है, यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का ये मिशन है, प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है।
इसके अलावे हमारा जो मौसम विभाग है वो डॉप्लर मौसम रडार, स्वचालित मौसम स्टेशन, रनवे मौसम निगरानी प्रणाली और हर एक जिले में वर्षा निगरानी स्टेशनों के माध्यम से मौसम संबंधी सूचनाएं देता है। जो अंटार्कटिका महादेश है वहाँ पर हमारे देश के 2 मौसम वेधशालाएँ हैं, मैत्री और भारतीय। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। IMD की स्थापना 15 जनवरी 1875 को हुई थी मकर संक्रांति के अवसर पे। और भारतीय जो मौसम विज्ञान विभाग है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट तथ्य आपको पता होना चाहिए। भारत ने किस देश के साथ हज समझौते 2025 पर हस्ताक्षर किए? तो यह सऊदी अरब के साथ हस्ताक्षर किया गया है, क्योंकि हज की यात्रा मक्का कहाँ है, सऊदी अरब में है, वहाँ पे लोग हज यात्रा के लिए जाते हैं। तो उसके साथ ये 2025 के लिए समझौता किया गया है। भारत से 1,75,025 हज यात्री जाएंगे, इतने लोग ही जा सकते हैं। भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इस पर हस्ताक्षर किया वहां के अल्पसंख्यक मंत्री के साथ। अब कुछ रिवीजन कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स से टॉपिक्स हैं, जैसे कि जनरेशन बीटा उस पीढ़ी को कहा जाएगा जो 2025 से 2039 के बीच चलेगी। यानी 2025 में जो बच्चा जन्म लेगा वो जनरेशन बीटा का कहलाएगा और 2039 तक ये पीरियड चलेगा। ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में पहली पीढ़ी है। उसके पहले जो पीढ़ी थी उसका नाम था जेन अल्फ़ा। 2011 से 2024 तक, यानी 2024 में कौन सी पीढ़ी खत्म हुई है? जेन अल्फ़ा आपको पता होना चाहिए। जेन जेड 1996 से 2010 तक की पीढ़ी थी, इसको जूमर्स भी कहते हैं। जनरेशन वाई, जिसको मिलेनियम जनरेशन भी कहते हैं, ये सांस्कृतिक मूल्यों के बीच बिताया जाने वाला जीवन था इन लोगों का। ये पीरियड था 1881 से 1995 तक। जनरेशन एक्स की पीरियड है 1965 से 1980 तक, कलर टीवी और टेलीफोन वाला युग। बेबी बूमर्स उनको कहा जाता है, वैसे बच्चे को, उस जनरेशन को कहा जाता है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जन्म लिए 1946 से 1964 के बीच। कुंभ सहायक क्या है? कुंभ सहायक है चैटबॉट। इसको प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है और महाकुंभ जो 2025 है उसके दौरान लोगों को भाषा संबंधी जो दिक्कतें आती हैं उसमें यह मदद करेगा। ये AI टेक्नोलॉजी से लैस है जिसका नाम है लामा LLM और ये 11 भाषाओं को सपोर्ट करेगा और इसको सपोर्ट करेगा डिजिटल खोया और पाया समाधान जो इकोसिस्टम है। ये भाषा अनुवादक है, डिजिटल खोया और पाया समाधान, जो इस चैटबॉट को सपोर्ट करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में बाजार सहायता कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया है ओडिशा में। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है दूध खरीद, प्रसंस्करण यानी उसकी प्रोसेसिंग, विपणन यानी कि मार्केटिंग में को मजबूत करना। इसके अलावे जो दूध की खरीदने की क्षमता है ओडिशा में उसको 5 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 10 लाख लीटर प्रतिदिन करना है, क्योंकि ये उड़ीसा में शुरू हुआ है, राष्ट्रपति के द्वारा शुरू किया गया, इसलिए ये एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। और भी कुछ कार्यक्रम वहाँ पर राष्ट्रपति ने लॉन्च की, उसका उद्घाटन किया। एक है मवेशी प्रेरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत मयूरभंज जिले में इन्होंने शुरू किया, जिसके तहत 3000 उच्च आनुवांशिक गुणवत्ता वाले मवेशियों का वितरण होगा। इसके अलावा गिफ्ट मिल्क प्रोग्राम भी इन्होंने शुरू किया, जिसके तहत बच्चों को फ्लेवर्ड दूध दिया जाएगा, विटामिन ए और डी से भरपूर वाला दूध, 1200 बच्चों को कुपोषण से बच्चों को मुक्त कराने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जसप्रीत बुमराह को किस महीने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना? यहाँ पे कोड छूट गया है, थोड़ा सा माफ करिएगा, मिसप्रिंटिंग हो जाता है। तो ये इस दिसंबर महीने के लिए जो अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है ये ट्रॉफी, उसमें भारत जो है सो हार गया था उस सीरीज में इन्होंने 32 विकेट लिया है और ये प्लेयर ऑफ द सीरीज थे, तो इसीलिए इनको दिसंबर का सर्वश्रेष्ठ
पुरुष खिलाड़ी चुना है आईसीसी ने। आईसीसी के अध्यक्ष हैं जय शाह, इसका मुख्यालय है दुबई और इसकी स्थापना हुई है 15 जून 1909 को। तो इतने इम्पोर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावे असम का एक चराई देव मोईदाम जो है एक स्थल है, प्राचीन स्थल, ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है सांस्कृतिक श्रेणी में। ये आपको मैं रिवीजन करा रहा हूँ, ये पहले हुआ है लेकिन प्रमाण पत्र कल इसको मिला है और ये पूर्वोत्तर की पहली सांस्कृतिक संपदा है जिसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। सांस्कृतिक श्रेणी में इसको यह पुरस्कार मिला है, यह सम्मान मिला है। ये अहोम राजवंश के समय का प्राचीन स्थल है जो असम में था। 13वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच अहोम राजवंश से संबंधित ये स्थल है। कुछ और इम्पोर्टेंट खबर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सेना ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है ताकि जो सेना का है उसका पुनर्गठन हो सके, उसका आधुनिकीकरण हो सके। तो इस उद्देश्य से सुधारों का वर्ष घोषित किया सेना ने। 5 अगस्त 2024 को हज नीति 2025 जारी की गई थी और हज समझौते पर अभी आपको बताया कि भारत ने सऊदी अरब के साथ हज समझौते पर हस्ताक्षर किए। अंतरिक्ष में लोबिया के बीजों का अंकुरण कराया गया था, मैंने आपको करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में, पुराने लेक्चर में बताया था। उसके बाद अब वहाँ पर पालक उगाया गया है, ठीक है। जो अभी PSLV C60 के माध्यम से जो हमने स्पेसएक्स मिशन लॉन्च किया है उसी के साथ ये वहाँ पर पालक को भी उगाया गया है और जिस मिशन के तहत ये उगाया गया है उसका नाम है POEM। MIT यूनिवर्सिटी मुंबई के द्वारा अंतरिक्ष में पालक का कैलस विकसित करने के लिए भेजा गया था। कैलस उसको बोलते हैं जब कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का समूह बनती हैं तो उसे कैलस कहते हैं। तो पालक का कैलस वहाँ पर उगाया गया है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल एकदम कम है, 0 है, न के बराबर। तो वहाँ पर पौधों का उगाना अंतरिक्ष जैविक अनुसंधान के लिए एक मील का पत्थर है। ये वहाँ पर उगाया गया जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। तो ये जो अंतरिक्ष में पौधे के उगाने के या वहाँ पर जीवों के संबंधी जो अनुसंधान होने हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होगा। आप जानते हैं स्पेसएक्स मिशन कब लॉन्च किया गया? 30 दिसंबर 2024 को PSLV C60 से लॉन्च किया गया है। भारत का अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन है ये। भारतीय मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारतीय मौसम विभाग का अंग्रेजों ने 15 जनवरी 1875 को स्थापित किया था और 150 साल पूरे हो गए हैं। आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि किसने 150 साल पूरे किए हैं अपने स्थापना के? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शुरू किए, IMD ने। और भी कुछ इम्पॉर्टेंट जो तिथि है जनवरी की उसको एक बार देख लेते हैं। सेना दिवस 15 जनवरी को ही मनाते हैं। 4 जनवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, विवेकानंद की जयंती होती है इस दिन। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाएंगे और 30 जनवरी को अहिंसा दिवस मनाते हैं क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी शहीद हो गए थे। पेदा पंडुगु त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। जो मकर संक्रांति जो मना रहे हैं इसी को वहाँ पर पेदा पंडुगु के नाम से मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावे जो मकर संक्रांति का पर्व जो है इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तो आइए उसको एक बार देख लेते हैं। तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, पोंगल कहा जाता है। पोंगल एक तरह का वहाँ का पकवान है जो चावल और गुड़ से बनाया जाता है। नए धान जो होते हैं ना उससे जो चावल तैयार होते हैं उसको गुड़ के साथ मिलाकर पोंगल बनाया जाता है, पोंगल खाते हैं लोग। कर्नाटक में संक्रांति मनाई जाती है और वहाँ का जो विशेष जो पकवान है एलुबेला और हुग्गी है। असम में माघ बिहू या भोगाली बिहू कहते हैं। केरल में मकर विलक्कू कहते हैं और इस दिन वहाँ पर सबरीमाला जो मंदिर है
उसमें विशेष पूजा होती है। हरियाणा और पंजाब में लोहड़ी कहते हैं। उत्तराखंड में घुघुतिया या काले कौवा कहते हैं। गुजरात में उत्तरायण कहते हैं और उत्तरायण में पतंगबाजी का वहाँ का जो उत्सव है वो बहुत फेमस है। विशेष पकवान वहाँ पर जो बनती है उसका नाम है ऊंधियू और तिल गुड़, ये बनाए जाते हैं। गुजरात के पकवान हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर वहाँ पर उत्तरायण कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति कहते हैं क्योंकि ये पौष महीना में मनाया जाता है। गंगा सागर मेला आयोजित होता है वहाँ पे पश्चिम बंगाल में। तिल और चावल से बने पीठे पुली वहाँ पर बनाई जाती है। पश्चिम बंगाल का ये पकवान हो गया पीठे पुली। और उड़ीसा में इसको मकर मेला कहते हैं और वहाँ का जो पकवान है वो मकर चौला है। तो इतने इंपॉर्टेंट तथ्य पता होना चाहिए क्योंकि पर्व त्यौहार आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कश्मीर में सोनमर्ग जेड मोड़ का उद्घाटन किया था। आपको पता है जम्मू कश्मीर में क्या था। और ये श्रीनगर, कारगिल और लेह राजमार्ग पर जिला गांदरबल में समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 8,650 फीट की ऊंचाई पर यह बना है। इसकी लंबाई है 6.5 किलोमीटर और इसको जेड मोड़ सोनमर्ग सुरंग कहते हैं। और भी जो सुरंग से संबंधित है, पीर पंजाल रेलवे टनल भारत की सबसे लंबी सुरंग है। ये पीर पंजाल जो रेलवे टनल है ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है। अभी जो उद्घाटन किया उसका नाम है जेड मोड़ सोनमर्ग सुरंग, लेकिन भारत की अगर सबसे लंबी सुरंग की बात करेंगे तो पीर पंजाल रेलवे टनल है। इसका नाम है T80, ठीक है। इसकी लंबाई 11.21 किलोमीटर है। पीर पंजाल टनल के निर्माण में न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का प्रयोग किया गया है। इस सुरंग ने बनिहाल और काजीकुंड के बीच यात्रा के समय को 50 मिनट कम कर दिया। ये मैं पीर पंजाल टनल की बात कर रहा हूँ, सोनमर्ग टनल की नहीं। सोनमर्ग टनल का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड टनल, ये भी जम्मू कश्मीर में है। त्रिवेंद्रम बंदरगाह सुरंग कहाँ है? ये केरल में है। 9 किलोमीटर लंबा ये रोड टनल है। हिमाचल प्रदेश में अटल टनल है। अटल टनल हिमाचल प्रदेश में रोहतांग में है और पीएम नरेंद्र मोदी इसको 2020 में उद्घाटन किया था अटल टनल को। और इसको विश्व के सबसे ऊंचे सुरंगों में इसको शामिल किया जाता है। ये मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। कौन? अटल टनल। बनिहाल काजीगुंड रोड टनल है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। संगलदान रेल टनल जम्मू कश्मीर में है। रापुरू रेल टनल आंध्र प्रदेश में है। करबुडे रेल टनल महाराष्ट्र में है। नटुवाडी रेल टनल भी महाराष्ट्र में है और टाइक रेल टनल भी महाराष्ट्र में है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विकिपीडिया 15 जनवरी 2001 में लॉन्च किया गया था विकिपीडिया को, और 15 जनवरी 2026 को इसका 25 साल पूरा हो जाएगा। विकिपीडिया की शुरुआत किसने की? जिमी वेल्स और लैरी सेंगर ने। 2003 में विकिपीडिया को हिंदी में लॉन्च किया गया था। स्वदेशी रूप से विकसित नाग MK2 तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल का कार्यक्षेत्र मूल्यांकन परीक्षण हाल ही में सफलतापूर्वक किया गया। इसे पोखरण फील्ड परीक्षण रेंज से किया गया। ये क्या है? नाग MK2 क्या है? तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, गाइडेड मिसाइल, जिसका अभी परीक्षण किया गया है। और जो महाकुंभ में शाही स्नान है उसका नाम अब अमृत स्नान कर दिया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग खुश रहिए, आप लोग अपने जीवन में सफल रहिए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेते हैं आपसे।